चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। नहीं, वैसे अगर सही मैं बताऊं तो ये फिजिक्स है क्लास 11th का जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर आप नॉर्मल चीजों को समझ पाते हैं तो इसको भी समझ में, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या हम लोग सारा पार्ट 11th का, नहीं सारा पार्ट नहीं, 11th का, क्लास 11th का जो फिजिक्स क्या होता है स्टार्ट। ठीक, तो उसका पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। क्या है चैप्टर का नाम? फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, कंट्रोल। तो क्लास 11th का जो फिजिक्स क्या होता है, तो पहला चैप्टर का नाम क्या है? फिजिकल वर्ल्ड। आज हम लोग उसी चैप्टर को क्या करेंगे, समझेंगे। तो सवाल उठता है उस चैप्टर को क्यों समझे? क्या उस चैप्टर को पूरा समझेंगे? क्या क्या समझेंगे? हम उतना ही समझेंगे जितना आपके समझ में आता है। तो ये फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें, यानी कि आप लोगों को कितना समझ में आता है उतना ही समझाया जाए? तो हम उतना ही समझेंगे जितना एक बेसिक चीज है जो क्या कर सके आपको, आपका फिजिक्स के बारे में। तो हम लोग उतना ही समझेंगे जितना एक किसी भी व्यक्ति, नहीं जो फिजिक्स पढ़ना क्या करना चाहता है, शुरू नहीं, जो चाहता है कि मुझे फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स क्या होता है जिसे वो जानना है, नहीं तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। नहीं, ये कुछ नहीं है, एक फिजिक्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। नहीं, हम लोग थोड़ा फिजिक्स को जानेंगे, नहीं फिजिक्स से अपना मेल जोल जान पहचान बढ़ाएंगे। जरा फिजिक्स से घर का एड्रेस पूछेंगे, नहीं कहाँ रहता है, कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, कुल मिला के ये पूरा वीडियो हमारा और फिजिक्स का जान पहचान कराएगा। नहीं, फिजिक्स को क्या बोलेंगे कि भैया आप मुझे जरा बताओ कि आप कैसे हो। आज जब उनके बारे में समझ जाएंगे कि फिजिक्स कैसे है, फिर हम देखेंगे कि हमें कितना रुचि डेवलप हो पाता है या नहीं फिजिक्स पढ़ने में। ठीक है, तो वीडियो का आई थिंक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। नहीं, जब किसी चीज का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो ना तो उसको सामने आगे टेकल करना क्या हो जाता है, इजी। नहीं, और जब ऑब्जेक्टिव ही क्लियर ना, उसी में आपका दिमाग घूम रहा हो, क्या करे क्या ना करे, कैसे करे क्यों करे, तो कुछ पता होता नहीं चलता है। तो इस पूरे वीडियो का, या अगर इसमें नहीं हो पाएगा तो अगले पार्ट में हम लोग बेसिकली बस ये डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स को से अपना जान पहचान हम क्या करें, कैसे बढ़ाएं। ठीक है ना, प्लीज फिजिक्स से क्या करें, अपना जान पहचान हम कैसे बढ़ाएं, और हम कैसे समझ पाएं कि फिजिक्स क्या होता है, हमें फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना होता है। समझ में आ गया? फिजिक्स से जान पहचान बढ़ाना है, फिजिक्स क्या होता है उसे समझना है, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना होता है उसे समझना है, फिजिक्स पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए उसे समझना है। कुल मिला के यही समझना है। ठीक है, इस वीडियो में या इसमें नहीं हो पाया तो उसके अगले पार्ट में, जितने पार्ट में हो पाएगा। क्लियर? चलो, फिजिक्स मैंने आपको हाल ही में एक वीडियो में, यानी वीडियो में नहीं बताया था, क्लास में बताया था आपको। क्या एक वीडियो में भी बताया है मैंने, साइकोलॉजी के एक वीडियो में मैंने एक बार डिस्कस किया था, आप लोग को फिर से बताता हूं। हम लोग तुरंत में क्या चाहते हैं ना, किसी चीज का क्या देते हैं डेफिनेशन। नहीं, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज जियोलॉजी, व्हाट इज बॉटनी, व्हाट इज फिजियोलॉजी, व्हाट इज न्यूरोलॉजी, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। नहीं, तुरंत चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट का क्या दे दें, डेफिनेशन। लेकिन मैंने आप लोग को एक दिन, उस दिन बताया था क्लास में जब ज्योग्राफी बता रहा था कि किसी सब्जेक्ट को डिफाइन करना क्यों मुश्किल होता है। तो क्या आप में से कोई बताना चाहेगा किसी सब्जेक्ट को डिफाइन करना क्यों मुश्किल होता है? बताइए। वेरी गुड। हर सब्जेक्ट में समय के साथ नए नए टॉपिक्स क्या होते रहते हैं, ऐड। जैसे कि बताता हूं, जो फिजिक्स है, अगर 11th-12th में जो फिजिक्स पढ़ना है उसको जरा क्या करें, समराइज तरीके से, यानी कि एक ओवरव्यू लेने का प्रयास करें क्या क्या पढ़ना है 11th और 12th में लाके फिजिक्स में। 11th-12th का समझ लोगे तो 6, 7, 8, 9, 10 का भी समझ में आ जाएगा कितना क्या फिजिक्स में पढ़ना है। मोशन के बारे में पढ़ना है भाई,
अलग अलग टाइप का मोशन होता है। हम लोग सीधे चल रहे होते हैं सीधे रास्ते पे, उसको क्या बोलते हैं? लेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन, या मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ। चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, सर्कुलर मोशन। अपने एक्सिस के चारों बगल घूम रहे होते हैं, रोटेशनल मोशन या रोटेशन। कभी पेंडुलम की तरह आगे पीछे नहीं होते रहता है, वाइब्रेट करते रहता है, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, मोशन इन प्लेन, मोशन इन 3D, उनको समझना है। मोशन से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हो सकते हैं उसको जरा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है। ठीक है, और ये जब बहुत ही ज्यादा पार्ट मोशन का डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग अगले पड़ाव पे आते हैं। फिर हम समझने का प्रयास करते हैं कोई चीज जो सॉलिड है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉलिड को हीट करने से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। मेल्ट होता है तो हम सब जानते हैं, और क्या प्रभाव पड़ता है, सॉलिड की प्रॉपर्टी कैसी होती है। फिर हम देखते हैं कि लिक्विड की प्रॉपर्टी कैसी होती है। फिर क्लास 11 का चैप्टर होता है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हीट कैसे ट्रांसफर होता है, क्यों एक ठंडा पानी भरा हुआ गिलास को एक रूम में रख दो गर्म है जहां पे वो अपने आप गर्म हो जाता है। एक ठंडा गिलास के पानी को गर्म रूम में रखो अपने आप वो गर्म हो जाता है। और क्यों एक गर्म चाय को कहीं ठंडे बर्फ के आसपास रख दो तो ठंडा हो जाता है? क्यों गर्म चाय उस रूम में ठंडा हो रहा है और क्यों ठंडा पानी उस रूम में गर्म हो जा रहा है? नहीं होता है। एक कप गर्म चाय रख दो किसी रूम में तो क्या हो जाएगा? ठंडा। और उसी रूम में एक गिलास ठंडा पानी तो क्या हो जाएगा? गर्म। हीट ट्रांसफर हो रहा है। इसमें हम लोग दो चीज को समझते हैं, एक होता है सिस्टम और उसका सराउंडिंग। अब ये क्या चीज है? जैसे ये मार्कर क्या हो गया? सिस्टम। और मार्कर के आजू बाजू जो है सब क्या? उसका सराउंडिंग। हम लोग समझते हैं कि हीट ट्रांसफर को रोका जाए तो हीट ट्रांसफर को रोका जाए तो ठंडे को ठंडा रखा जा सकता है, गर्म को गर्म रखा जा सकता है। जैसे आजकल जो बॉटल्स आते हैं ना, चाहे उतने देर गर्म रहेगा, पानी उतने देर ठंडा रहेगा। उसमें चाय भी गर्म भी रहता है और पानी, सिंपल सा मतलब है हीट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है तभी ना, क्योंकि हीट ट्रांसफर हो तो रहा है लेकिन बहुत ही स्लो रेट में। और रेट इतना स्लो है हीट ट्रांसफर का कि पानी ठंडा बहुत देर तक ठंडा ही रहता है, और हीट ट्रांसफर का रेट इतना स्लो है कि चाय गर्म बहुत देर तक गर्म ही रहता है। ठीक है ना बात? उसको समझेंगे। प्रेशर प्रेशर और टेम्परेचर कैसे अलग अलग स्टेट को बताता है मैटर के। सुना होगा ना आपने, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी प्रेशराइज करके उसको लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है उसमें, नहीं। और जैसे बाहर निकलता है तो प्रेशर कम हो जाता है, तो प्रेशर कम हुआ तो लिक्विड गैस बन गया। सॉलिड को प्रेशर घटा दो तो सॉलिड क्या बन जाता है? लिक्विड। लिक्विड पे प्रेशर घटा दो तो लिक्विड क्या बन जाता है? गैस। इन सबको समझते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक, फिर इसको पढ़ते पढ़ते हम आते हैं 12th में। तो 12th में सबसे पहले हमारा परिचय होता है चार्ज से, कि चार्ज क्या होता है। एक चार्ज जो है रुका हुआ उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक चार्ज, और एक चार्ज जो मूव कर रहा है डायनामिक चार्ज। तो यहां से दो चैप्टर बन जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनामिक। फिर जब आगे चलते हैं तो करंट वगैरह से हमारा परिचय होता है इलेक्ट्रोडायनामिक में ही। फिर हमारा परिचय मैग्नेट से होता है। फिर जब, आपको बताता हूँ एक बात, क्या एक बार एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैंने कई दफा बताया भी होगा क्लास में। एक वायर था, उस वायर से जैसे करंट गुजरा तो कंपास जो रखा रहता है डायरेक्शन बताता है, उसमें डिफ्लेक्शन शुरू हो गया, उधर उधर करना शुरू कर दिया। मतलब कि करंट क्या करता है, जब चार्ज मूव करता है तभी इसको करंट बोलते हैं, नहीं। करंट मतलब कुछ मूव करना, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट। और चार्ज के मूव करने से मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है।
मतलब मूविंग चार्ज क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या क्रिएट कर सकता है? मूविंग चार्ज। अब जरा दो कंसेप्ट को समझो। मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रिएट कर सकता है? मूविंग। उसी कॉन्सेप्ट पे तो जनरेटर बना है। मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम लोग क्या क्रिएट करते हैं? चार्ज को मूव कराते हैं, चार्ज को मूव कराते हैं तो जलता है सब कुछ। हमने उसका रिवर्स अप्लाई करने का प्रयास किया कि जब भैया चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक कंपास में क्या आ सकता है? डिफ्लेक्शन। नहीं, जब चार्ज क्या करता है? मूव। तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा है, नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है, नीडल उधर उधर जा रहा है, मतलब क्या? मूव करने के, चार्ज के मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड से भी चार्ज को मूव कराया जा सकता है ना, यानी करंट से अगर मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट। इसको समझते हैं तब यहां दोनों जुड़ जाते हैं, जो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है क्वांटम फिजिक्स। एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, डायोड वगैरह को हम लोग पढ़ते हैं। क्वांटम फिजिक्स एकदम इलेक्ट्रॉन एटॉमिक लेवल पे, न्यूक्लियर्स के लेवल पे। फिर आगे जाते हैं तो आता है लाइट से हमारा परिचय होता है, रिफ्लेक्शन, तो उसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। और फिर वेव ऑप्टिक्स। और इसके साथ मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया किसका? 11th-12th के फिजिक्स का। बड़ा छोटा सा है, बड़ा छोटा सा है ओवरव्यू। इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग थ्योरीज है, कई सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से एक ही चीज को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है ना? है। तो तुमने कम से कम रखो यही अलग अलग साइंटिस्ट ने एक ही चीज को अलग अलग रूप में क्या किया है? एक्सप्लेन किया है नहीं, और अलग अलग चीजें पढ़नी है। तो यानी कि देख रहे हो कितना ज्यादा है। और इतने ज्यादा तो 11th-12th में, उसके बाद और बहुत कुछ है। फिजिक्स 12th में खत्म नहीं हो जाता। मतलब कितना ज्यादा कुछ है नहीं, उसको कैसे डिफाइन करने कर दे, है ना? कितना बड़ा डेफिनेशन लिखो बात अधूरी रह जाएगी, कितना ही बड़ा डेफिनेशन लिखो बात अधूरी रह जाएगी। तो सीधा बोल देते हैं एनसीईआरटी बोल देता है भाई नहीं दे सकते कोई फिक्स डेफिनेशन, लेकिन हमें तो डिफाइन करना है और फिक्स डेफिनेशन मिल पा नहीं रहा है। तब जब बहुत ज्यादा सोचा समझा गया तो इजिप्ट से, इजिप्ट के लोगों ने एक चीज को बताया, क्या? फिजिक्स मतलब नेचर, नेचर मतलब फिजिक्स। फिजिक्स कुछ नहीं है, नेचर का स्टडी है। नेचर में जो भी घटनाएं हो रही है वो जिस नियम के आधार पे होती है, उसी सारे नियम को एक जगह मिला के लिख दो, वो बन गया फिजिक्स। सेब का नीचे गिरना फिजिक्स, ग्रह का सूर्य के चारों बगल चक्कर लगाना फिजिक्स। क्या? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना फिजिक्स। क्या? कैसे फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन सक्का? तो चार्ज किस में पाया जाता है? नेचर का पार्ट है, चार्ज की नेचर से अलग है फिजिक्स। जिस भी एलिमेंट से बना हुआ है, कॉपर का हो, सिल्वर का हो, आयरन का हो, एल्युमिनियम का वायर हो, सब तो नेचर का ही पार्ट है ना। और घटना नेचर के अंदर ही तो हो रही है। क्या चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता? करता है। थंडरिंग फिजिक्स, फोर्स फिजिक्स, हीट ट्रांसफर फिजिक्स, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज आप लोग पढ़े होते हैं नहीं? हवा इधर से उधर जाना, ज्योग्राफी वगैरह में, साइंस वगैरह में, सब क्या है? फिजिक्स। तो कुल मिला के कुछ नहीं है फिजिक्स, वो जो हमें किसके बारे में बताता है? नेचर के बारे में। और नेचर वो जिसके सब नियम जिसमें है, वो फिजिक्स। यानी फिजिक्स मतलब नेचर, नेचर मतलब फिजिक्स। क्लियर? क्या फिजिक्स से क्लियर हो गया?
आगे फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए इसके लिए हमें दो कॉन्सेप्ट बताया गया है। कितना कॉन्सेप्ट? दो। पहला कॉन्सेप्ट को बोलते हैं यूनिफिकेशन और दूसरे को बोलते हैं रिडक्शनिज्म। ठीक, आप लोग को मैंने पहले भी ये बता चुका हूं, ये पहली बार आप लोग नहीं सुन रहे हैं। जो पहली बार सुन रहे हैं तो अपना बुद्धि शक्ति कमजोर है आपकी। तो दो कॉन्सेप्ट बताया गया, दो प्रिंसिपल्स, दो सिद्धांत बताए गए हैं, टू प्रिंसिपल, जिससे आप फिजिक्स को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। अब ये यूनिफिकेशन क्या है भाई? यूनिफिकेशन मतलब कि एक ऐसा लॉ जो बहुत सारे छोटे छोटे फिनोमिना को सिंपली एक ही लॉ एक्सप्लेन कर दे। जैसे जैसे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पृथ्वी का सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना और चांद का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, सैटेलाइट का चक्कर लगाना, सेब का जमीन पे गिरना, ऐसे कई सारे घटनाओं को एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कर देता है? एक्सप्लेन कर देता है। यूनिफिकेशन मतलब क्या होता है ना कि छोटे छोटे बहुत सारे जो घटना है ना, एक नियम बनाया जाएगा, वो सबको एक्सप्लेन कर देगा। एक नियम, बहुत सारे छोटे, सबको नहीं, बहुत सारे और सब में अंतर होता है ना, नहीं? जैसे कि आगे अगर आप लोग क्लास 11 जाइएगा, फिर वहां पे साइंस ऑप्ट करिएगा और फिजिक्स को सीरियसली पढ़िएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनामिक, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चार चैप्टर है। इस चार में आपको काफी साइंटिस्ट के यानी कि जो जिन्होंने लॉ दिया है, फॉर्मूला दिया, उसको क्या करना है? पढ़ना है। काफी सारा, एक चैप्टर में 10-20, दूसरे में 10-20, तीसरे में 10-20, चौथे में 10-20, बहुत सारा हो गया। प्लीज ठीक से बैठो, बहुत सारा हो गया। लेकिन एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, ये नहीं, साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट नहीं समझ में आया? ये नहीं, यही दिक्कत है। देख पा रहे हो ना कहाँ पे दिमाग में, कल्चर में क्या समस्या है? साइंटिस्ट मैक्सवेल से पढ़ाई की सारी रुचि हट के कहाँ पे आगे शिफ्ट हो गई। ठीक है ना, यही दिक्कत है, इंडिया ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम अबाउट आई एम टॉकिंग इन लास्ट क्लास। ठीक है, सॉरी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक में है, मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में है। लेकिन मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया अपनी चार इक्वेशन दी। कितना इक्वेशन? उनका एक इक्वेशन पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक समझा देता है, उनका दूसरा इक्वेशन पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स समझा देता है, उनका तीसरा इक्वेशन पूरा मैग्नेटिज्म समझा देता है, चौथा इक्वेशन पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझा देता है। चार इक्वेशन, चार चैप्टर खत्म। ठीक है ना, चार इक्वेशन चार चैप्टर खत्म कर रहा है तो हलवा एजुकेशन नहीं, हलवा इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं यूनिफिकेशन, कि तमाम बहुत सारी घटनाओं को एक सिंपल सा लॉ क्या कर देगा? एक्सप्लेन कर देगा। समझ गए यूनिफिकेशन क्या? जो सन का जो चक्कर जो प्लैनेट लगाता है तो वो एक जगह पे ही प्लैनेट चक्कर। एक सेकंड, तो यूनिफिकेशन समझ में आ गया ना कि कुछ लॉज क्या करते हैं, बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रिंसिपल समझते हैं, उसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। ठीक है, अभी रिडक्शनिज्म क्या है भाई? रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सिंपल छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। नहीं, जैसे आपको जनरेटर को समझना है कि जनरेटर कैसे काम करता है, तो आप पहले मैग्नेटिक फील्ड को समझो, कॉइल को समझो, आर्मेचर को समझो, रिंग को समझो, अल्टरनेटर को समझो, यानी छोटे छोटे कंपोनेंट को समझ लो और फिर क्या कर दो? कंबाइन। तो बड़ा कंपोनेंट अपने आप क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा। वह समझ आ रही है? तो यूनिफिकेशन मतलब क्या? यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि एक लॉ बहुत सारे इंसिडेंट को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। और उसी की जगह अगर किसकी बात करें? रिडक्शनिज्म। ठीक है, तो रिडक्शन एक सेकेंड, तो
रिडक्शनिज्म मतलब एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को छोटे छोटे क्या करना, पार्ट में बांट के छोटे छोटे पार्ट को समझ लेना। अगर छोटे छोटे पार्ट को समझ लोगे तो पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम समझ में आ जाएगा। यूनिफिकेशन मतलब एक लॉ जो बहुत सारे फिनोमेना क्या कर दे, एक्सप्लेन। नहीं, आई थिंक रिडक्शनिज्म यूनिफिकेशन समझ में आ गया। अगला चीज जो हमें समझना है क्या, स्कोप एंड एक्साइटमेंट इन फिजिक्स। स्कोप मतलब कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो क्या क्या पढ़ना है वो तो बता ही दिया आप लोग को। और अगला एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मतलब क्या होता है, एक्साइटमेंट मतलब होता है कि आप फिजिक्स पढ़ने के बाद क्या क्या बेहतर कर पाते हो। तो सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्या, फिजिक्स मतलब नेचर, मतलब फिजिक्स पढ़ने के बाद नेचर को क्या कर पाते हो, बेटर समझ पाते हो। ठीक है, तो फिजिक्स दो प्रिंसिपल्स, स्कोप, एक्साइटमेंट, चीजें समझ में आई। अगले वीडियो में क्या करेंगे, चार फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे जो फंडामेंटल फोर्स है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उससे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। ठीक है, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। ठीक, इस पे हम लोग 4 में, 2 में, 3 में, जितने वीडियो में क्या हो पाएगा ये कवर, उसको कवर करने क्या करेंगे प्रयास। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।